तो ये है केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3। और अब तक हम लोग जो है देख चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। आज का जो वीडियो होगा ये बेसिकली मतलब कि हम लोग चारों के बारे में देखेंगे और शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि पूरा का पूरा शून्य कोटि का होगा और उसका अगला वीडियो पूरा का पूरा प्रथम कोटि का होगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। पढ़े थे हम लोग कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया को होने में कितना समय लग रहा है एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, किस तरह से अभिक्रिया हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है अभिक्रिया का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तत्कालिक अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया और माध्यमिक अभिक्रिया। उसके हम देखिए कि तत्कालिक अभिक्रिया का क्या होता है उदाहरण, सभी आयनिक अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, तत्कालिक अभिक्रिया। धीमी अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, तो जैसे कि लोहा में जंग लगना, इसके अलावा जो है कमरे के तापमान पर H2 और O2 मिलकर जल बनना, ये सब क्या है, तत्कालिक अभिक्रिया, सॉरी धीमी अभिक्रिया। उसके बाद देखिए माध्यमिक अभिक्रिया। माध्यमिक अभिक्रिया जो मध्यम गति से होता है वो माध्यमिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया की दर को पढ़े थे। अभिक्रिया की दर निकालने का 2 तरीका, औसत अभिक्रिया की दर और एक होता है तत्कालिक अभिक्रिया की दर। एक होता है डेल्टा R/ΔT, एक होता है dR/dt। जब भी लिखते हैं अभिकारक के पदों में तो माइनस दे देते हैं, जब लिखते हैं उत्पाद के पदों में तो माइनस नहीं देते हैं। यहाँ तक बात हुआ था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि शक्य द्रव्यमान का नियम किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग देखे थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि वेग नियम किसे कहते हैं। उसमें पढ़े थे कि अगर अभिक्रिया के दर को वास्तविक सांद्रता के पदों में निरूपित किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। और उससे जो समीकरण प्राप्त होता है उसे फिर हम लोग वेग समीकरण कहते हैं। उसके हम लोग बात किए थे कि वेग समीकरण के बाद हम लोग चर्चा किए थे कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो पढ़े थे कि जो भी घात उपस्थित होता है वेग समीकरण में उसके योगफल को अभिक्रिया की कोटि कही जाती है। और कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। ये 4 तरह का अभिक्रिया हो सकता है कोटि के आधार पर। तो आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं चारों के बारे में, थोड़ा सा डिफिनीसन और उसका एग्जाम्पल। फिर हम लोग शून्य कोटि और प्रथम कोटि यही 2 पढ़ना है विस्तार से, उसको पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में क्या क्या होता है लास्ट में बताया था कि 4 तरह का अभिक्रिया हो सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, लिखेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके लिखते रहेंगे। वैसी अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख डैश दो और लिखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पे निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। देखो नॉर्मली जो अभिक्रिया की जो दर है वह 3-4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है सांद्रता, कि अभिकारक की कितनी सांद्रता उपस्थित है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। उसके अलावा तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की क्या सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करे, उसे ही क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखिए, मैं क्या सब लिख लेंगे इसका डिफिनीसन, लिख लें डिफिनीसन कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनीसन हम नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं उसको। उदाहरण हम बताते हैं क्या, ठीक है। तो पहला हम देखें शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पहला इसका उदाहरण हो जाएगा कि वो सभी अभिक्रियाएँ जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। सूर्य प्रकाश मतलब कि सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं वो अभिक्रिया कैसी होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाता है, HCl, ठीक है। ये अभिक्रिया जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, शून्य कोटि की अभिक्रिया हुआ। तो उसके अलावा हम देखें तो सभी अभिक्रियाएँ जो उत्प्रेरक के उपस्थिति में होती हैं, किसके उपस्थिति में होती हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में,
कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती हैं। वो कौन सी अभिक्रिया होती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे कि हम देखें तो N2 और H2 आपस में मिलकर बनाते हैं अमोनिया। ये जो क्या अभिक्रिया बैलेंस है? नहीं, संतुलित नहीं है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, जब मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, बैलेंस हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आयरन और Al2O3 यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। तो ये कैसा अभिक्रिया हुआ? शून्य कोटि की अभिक्रिया हुआ। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हुआ? वो सारी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला उदाहरण क्या हुआ? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, जो भी अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके अलावा सभी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें अभिक्रिया की दर एक अभिकारक पर निर्भर, ये बात सबको नोट कर लेना है, ठीक है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा वो सभी अभिक्रियाएं जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, और सेकंड क्या हो जाएगा कि सभी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो सभी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, केवल एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, उसे कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे इसमें से देखो, शून्य कोटि मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि मतलब कि एक अभिकारक पर ही निर्भर करे, उसको क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण रखेंगे हम लोग इसका अगर, तो H2O2 टूटता है और बनता है H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है इसकी जो दर है वो केवल और केवल H2O2 पर ही निर्भर करेगी और किसी अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? प्रथम कोटि का अभिक्रिया। और अगर हम देखें तो मान लो है C12H22O11 प्लस H2O और इधर बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है? ये है शर्करा, ये है जल, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज। इसको हम बोलते हैं शर्करा का प्रतिलोमन। ये जो अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं? शर्करा का प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये शर्करा टूट रहा है, यहाँ पर दो ये बन रहा है, दो मॉलिक्यूल बन रहा है। एक मॉलिक्यूल, एक अणु जो है ये ग्लूकोज का है, एक इसका है ग्लूकोज का, और एक अणु जो है ये फ्रक्टोज का है। ये ग्लूकोज का है, एक फ्रक्टोज का। यहाँ पर ग्लूकोज के लिए प्लस साइन लिखा जाता है, फ्रक्टोज के लिए माइनस साइन लिखा जाता है। ग्लूकोज के लिए प्लस साइन, फ्रक्टोज के लिए माइनस साइन। चूँकि यहाँ पर शर्करा के टूटने से ये दो अणु बन रहे हैं और दोनों का साइन उल्टा है, इसलिए इसको प्रतिलोमन कहा जाता है। प्रतिलोम साइन बन रहा है, उल्टा साइन बन रहा है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन बोलते हैं, प्रतिलोमन। तो ये हुआ शर्करा का प्रतिलोमन। ये भी कैसी अभिक्रिया हुई? प्रथम कोटि की। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो केवल शर्करा पर निर्भर करता है। हम बोले थे ना कि हम लोग कोटि जो है वो हम लोग खुद से पता नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रायोगिक चीज़ है, एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है। तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि जो अभिक्रिया की दर है इसमें वो केवल शर्करा पर निर्भर करता है, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। तो किस कोटि की अभिक्रिया हुई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा हम बात करें जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ठीक है, जितने भी रेडियो सक्रिय अपघटन होते हैं जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, या फिर आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट टॉपिक होता है आधुनिक भौतिकी, उसमें आप इसको पढ़ेंगे। जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है जिसमें क्या होता है ना कि कोई बड़ा सा केंद्रक न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे केंद्रक बनाता है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो सक्रिय अपघटन। ठीक है, जितने भी रेडियो सक्रिय, जैसे मान लो कि बड़ा न्यूक्लियस है यूरेनियम का, तो यूरेनियम टूटेगा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, इसको बोलेंगे रेडियो सक्रिय अपघटन। क्योंकि वो केंद्रक जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए वो टूटता है। ठीक है, छोटे छोटे केंद्रक बनाता है जो कि अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेडियो सक्रिय अपघटन होते हैं वो सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सभी रेडियो एक्टिव डीके
या सभी रेडियो सक्रिय अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ हम लोग बात कर लिए जीरो ऑर्डर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर का। तो शून्य कोटि में क्या था कि अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि में निर्भर करता है किस पे, केवल एक अभिकारक पे। द्वितीय कोटि में निर्भर करेगा दो अभिकारक पे। एक पर निर्भर कर रहा है तो प्रथम कोटि, किसी पर नहीं कर रहा है तो शून्य कोटि, और दो पर निर्भर करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसका उदाहरण देखें तो वो हो जाएगा H2 प्लस I2, यहाँ मान लो बन रहा है 2HI। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हमको इसमें चला कि दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो फिर से बोल दें कि ये जो है प्रायोगिक चीज़ है, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, ये जो है प्रयोग से आया है। प्रयोग से मालूम चला कि इस अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, वह H2 और I2 दोनों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए कैसा अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसको कि वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कही जाती है। उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें अभिक्रिया की दर तीन अभिकारकों पर निर्भर करे, उसे क्या बोलेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। किसी पर नहीं करे शून्य कोटि, एक पर करे प्रथम कोटि, दो पर करे द्वितीय कोटि, तीन पर करे तो तृतीय कोटि। उदाहरण क्या हो जाएगा, 2NO प्लस O2, इधर बन रहा है 2NO2। तो इस अभिक्रिया की जो दर है वह NO के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु, मतलब कि कुल कितने अनुपन, तीन अणुओं पर निर्भर कर रहा है। इसलिए किस अभिक्रिया की, किस कोटि की अभिक्रिया हुई, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखिए हम लोग को विस्तार से शून्य कोटि और प्रथम कोटि ही पढ़ना है, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस उसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, बाकी हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग को पढ़ना है शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में, लेकिन हम डिफिनीशन सबका लिख लेंगे और साथ में फार्मूला जो इसका एग्जाम्पल है वो भी आप सबका लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। तो पहले हम लोग क्या देखें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी उदाहरण पूछता है, शून्य कोटि प्रथम कोटि के उदाहरण को पूछता है। तो पहले हम लोग क्या देखें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में क्या हो गया, तो सभी अभिक्रियाएं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, समझते प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने खाना बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो जो अभिक्रिया है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो सारी अभिक्रियाएँ जिसमें कि अभिक्रिया की जो दर है वो किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया है। उदाहरण के रूप में वो सभी अभिक्रियाएँ जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तथा वह सभी अभिक्रियाएं जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं। दूसरा हम लोग पढ़े प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता हो, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में कौन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, और कौन हो गया, शर्करा का प्रतिलोमन, और कौन हो जाएगा, रेडियो सक्रिय अपघटन। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है जिसमें कि बड़ा केंद्रक टूट के उसको नाभिकीय संलयन भी कहा जा सकता है। वो अलग चीज़ है, सॉरी, रेडियो एक्टिव डीके। जो रेडियो एक्टिव डीके है, जो रेडियो सक्रियता होती है, वो उसका उदाहरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। उसके बाद हम पढ़े जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण में इसको आप लिख सकते हैं। उसे यहाँ पढ़े हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया, किसे कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया की दर तीन अभिकारकों पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब इसको आप लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं लिखे थे तो वीडियो में पीछे जाइए और इसको लिखिए। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, आगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
प्रथम कोटि शून्य कोटि, यही दो हम लोग को पढ़ना है। द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि हम लोग को नहीं पढ़ना है। तभी हम लोग आगे देखेंगे किसके बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। तो लिखिएगा टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं। अभी लिख लीजिए, छोड़ दीजिए शून्य कोटि अभी मत लिखिए, अभी एक चीज़ और बाकी है उसको देख लेते हैं, फिर लिखिए। अभी हम देखते हैं वेग स्थिरांक के बारे में। वेग स्थिरांक टॉपिक लिखिए, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं रेट कांस्टेंट, सिंबल होता है के। याद आया क्या था वेग स्थिरांक? वेग स्थिरांक क्या होता है, याद आया? देखो, बताए थे कि जब अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिकर्ण को अभिक्रिया दी हुई है Na, अभिकारक है और ये उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है वह हम बताए थे इसमें अनुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के। यहाँ पे एक ही अभिकारक है, अभिकारक सांद्रता के, जिसमें कि उसका जो गुणांक है वो उसके घात के रूप में उपस्थित होता है। हम मान के चल रहे हैं कि वो वास्तविक गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं है। आगे हम जो भी बात करेंगे वो वास्तविक गुणांक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बराबर के e⁴n, ऐसे हो जाएगा। हमको यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेग स्थिरांक। यहाँ तक तो हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि इसके को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब वो करना क्या है कि इस वेग स्थिरांक को परिभाषित करना है और इसके लिए जो है मात्रक ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक को परिभाषित करना है और क्या करना है, मात्रक ज्ञात करना है। तो चलो वेग स्थिरांक को परिभाषित कैसे करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर मान लो कि जो सांद्रता है, जो भी, अब सांद्रता मतलब क्या होता है पता है? सांद्रता मतलब क्या होता है, मूलरता। सांद्रता मतलब क्या होता है, मूलरता। जहाँ भी सांद्रता शब्द है तो हम बोले थे कि जहाँ भी सांद्रता शब्द है वहाँ आपको क्या समझना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मूलरता के बारे में बात कर रहे हैं। सांद्रता, मूलरता, सक्रिय द्रव्यमान, अंडर ब्रैकेट सब सेम चीज़ होता है। तो हमको क्या करना है, वेग स्थिरांक का परिभाषा निकालना है, साथ में उसका मात्रक निकालना है। तो वेग स्थिरांक की हम बात करें तो मान लो जो भी अभिकारक है, अगर उसकी सांद्रता 1 हो जाए, एक क्या होगा, एक होगा 1 मोल प्रति लीटर, जो कि सांद्रता मतलब क्या होता है, मूलरता। अब मूलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता कितना हो जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर। तो ये हो गया 1 मोल प्रति लीटर, हो गया ना। तो इधर के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया की दर इसका तो क्या हो जाएगा, के, होगा कि नहीं। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, के। तो हम कह सकते हैं कि यदि अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तो वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। या हम इसे भी बोल सकते हैं कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है उस अभिक्रिया के लिए जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर। समझे बात? तो यहाँ पावर जो भी हो सब फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर हमको अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर दी हुई है तो ये पूरा का पूरा, मान लो कि 3 अगर अभिकारक रहता A, B, C, तो सबका सांद्रता कितना हो गया, A 1, तो 1 1 1 1 हो गया। तो जो अभिक्रिया की दर है वो वेग स्थिरांक के क्या हो गया, बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे सही कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता कितना होता है, 1 मोल प्रति लीटर होता है। इसको लिख लिए, लिख लेना इसको, वेग स्थिरांक लिख दिया ऐसे ना लिखना, इकाई सांद्रता वाले अभिकारकों के लिए वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालेंगे, वेग स्थिरांक का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है,
अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना? किस ना क्रिया की दर का मतलब निकाला था ना, क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के। और ये क्या है? सांद्रता ए का सांद्रता मतलब कि मोल प्रति लीटर, मतलब कि मोल प्रति लीटर टू दी पावर n। अब जो भी देखो, अब n क्या है? अब मान लो शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो कोई भी अभिक्रिया में करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर n क्या होगा? शून्य। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो एक अभिकारक पर निर्भर करेगा, तो n कितना हो जाएगा? 1। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो 2 अभिकारकों पर निर्भर करेगा और n कितना हो जाएगा? 2। अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, k बराबर मोल प्रति लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर का पावर n। ये हो जाएगा k का यूनिट। समझे? अब यहाँ से हम लोग k का मात्रक जो है, कोई भी कोटि का अभिक्रिया हो, शून्य कोटि हो, प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, कोई भी कोटि का अभिक्रिया हो, वहाँ उसके लिए हम k का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। समझे? ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो k का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर बाई सेकेंड इंटू, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो गया? भागा में, तो 1 बाई मोल पर लीटर का पावर n। अब मान लो कि हमको k का मात्रक निकालना हो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, k का मात्रक निकालना है किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो बताओ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो n का वैल्यू 0 हो गया। किसी का वैल्यू अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 1। मान लो x का पावर 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो k का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? देखो, मोल प्रति लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो k का जो मात्रक है यह सेम हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो मात्रक होता है अभिक्रिया की दर का, वही मात्रक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। ये क्वेश्चन दिया था बोर्ड में कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए उसके वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की दर के मात्रक के समान होता है। तो कौन हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक k का होता है वही मात्रक अभिक्रिया की दर का होता है। बात समझे? अब जो निकालते हैं प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि। तो बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। प्रथम कोटि में अभिक्रिया की जो दर है वो केवल एक ही अभिकारक पर निर्भर करता है, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो k बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, k बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू, ये देखो, ये याद रहेगा, कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए आप k का जो मात्रक है वो ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। याद रखो कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर का पावर कितना है? n। 1 हो जाएगा। तो ये प्रथम कोटि है ना, प्रथम कोटि के लिए n कितना होता है? 1 होता है। तो इससे कैंसिल हो गया। तो k का मात्रा क्या हो जाएगा? प्रति सेकेंड। याद रहेगा, याद रखना है इसको, एग्जाम में आता है सीधे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। जो मात्रक अभिक्रिया की दर का होता है वही मात्रक वेग स्थिरांक का होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? बोलो, द्वितीय कोटि के लिए, तो द्वितीय कोटि के लिए k का मात्रक क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो k का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर का
का पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 2 है ना, दूसरे कोटि के लिए वैल्यू कितना हो गया 2। तब एक से तो एक कैंसिल हो गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो मोल है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा मोल इन्वर्स पर लीटर है, ऊपर गया तो क्या हो गया लीटर, सेकंड है, ऊपर गया तो क्या हो गया सेकंड इन्वर्स। ये हो गया के की मात्रा किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। और किसके लिए निकालें, पहले निकाले शून्य कोटि के लिए, तब निकाले हैं हम लोग प्रथम कोटि के लिए, और तब निकाले हैं द्वितीय कोटि के लिए। ऐसे ही आप तृतीय कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं, निकालोगे खुद से, निकालो खुद से। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए की मतलब निकालो क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रा क्या होगा निकालिए, निकाल लिए। चलो हम निकालते हैं। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। सिंपल है ना, एकदम सिंपल बन जाएगा। देखो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के का वैल्यू है, जो एन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, बोलो। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू क्या होगा निकालो। तो क्या होता है मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा 3। तो इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। तो के का मात्रा कितना हो जाएगा बोलो, मोल है, ऊपर के देखो स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल सेकेंड इनवर्स, लीटर -2 हो जाएगा, तो स्क्वायर है नहीं तो मोल का स्क्वायर लीटर -2 हो गया। ऊपर गया तो क्या हो गया लीटर स्क्वायर, सेकेंड है, ऊपर गया तो क्या हो गया पर सेकेंड, ये निकला मोल सेकेंड इनवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए होगा, तृतीय कोटि के लिए। तो अभी हम लोग जो है शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए के का मात्रक निकालें। चलो तो अब हम लोग निकालते हैं, एक चीज़ में और भी आता है, ठीक है, उसको एक तरह बात कर लेते हैं कि जो सांद्रता है, जैसे कि हम बोलने की जब भी सांद्रता रहेगा तो हमेशा जो है आपको मोलरता समझना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सांद्रता जो है वो गैसीय कारक जब रहते हैं तो उनके लिए जो सांद्रता है वो दिया हुआ रहता है, उनके लिए जो सांद्रता है वो दिया हुआ रहता है किसमें, दाब के रूप में। और वहाँ पर जो दाब का मात्रक होता है वो फिर बार या फिर एटीएम या फिर पास्कल कुछ भी हो सकता है, जनरली बार होता है, दाब का मात्रक होता है बार, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो सांद्रता है वो मोल प्रति लीटर में नहीं दिया हुआ हो, बल्कि वो दाब के रूप में दिया हुआ हो, और दाब की भी किस मात्रक, मान लो कि बार के रूप में दिया हुआ है, बार मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा बोलो, अभिक्रिया की दर क्या होता है सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय। अगर सांद्रता दाब में दिया हुआ है तो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा बार प्रति सेकंड। ऊपर में क्या होता है सांद्रता, नीचे में क्या होता है समय, तो क्या हो गया बार प्रति सेकंड, ठीक है, बराबर के। और सांद्रता किस में दिया हुआ है बार में, तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो बार का पावर n। अब जिस टाइप का अभिक्रिया है उसके लिए n का वैल्यू अलग अलग होगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो 0 होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो 1 होगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो गया बार प्रति सेकंड। अब देखो तो यहाँ पर के का जो मात्रक निकल कर आएगा वो क्या होगा, देखो इधर है बार प्रति सेकंड तो हो गया बार प्रति सेकंड, इधर ये गुना में है चला गया तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो इंटू 1 बाई बार का पावर n, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अलग अलग जो अभिक्रिया होता है उसके लिए हम n का वैल्यू रख के k का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो खुद से निकालो इसको, तो शून्य कोटि के लिए k का मान कितना आएगा, शून्य कोटि के लिए k बराबर हो जाएगा n 0 हो गया, n 0 हो गया तो किसी के पावर 0 हो गया तो 1 हो जाता है, 1 हो गया तो k का मान कितना हो जाएगा बार प्रति सेकंड, बार प्रति सेकंड। प्रथम कोटि के लिए देखा जाए, प्रथम कोटि के लिए तो प्रथम कोटि के लिए के का मान कितना हो जाएगा, देखो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1
एन का वैल्यू हो जाएगा 1, तो बार से बार कैंसिल, तो के का मात्रा क्या हो जाएगा प्रति सेकंड, होगा कि नहीं। द्वितीय कोटि के लिए देखो, तो द्वितीय कोटि के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 हो गया, तो बार से बार कैंसिल है ना, तो एक बार बचा ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा बार इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, तो है ही सेकंड इन्वर्स। देखो तृतीय कोटि का क्या देखो, तो तृतीय कोटि के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एन का वैल्यू 3 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बचा बार स्क्वायर, ऊपर गया तो क्या हो गया बार सेकंड इन्वर्स, और सेकंड है ये क्या हो जाएगा पर सेकंड। इस तरह हम के का मान निकाल सकते हैं। इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछे, जवाब दो उसका। पहला क्वेश्चन कि किस अभिक्रिया के लिए, देखो इसमें भी देख सकते हैं, किस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, और जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो सेम होता है। किसके लिए सेम होता है, तो याद रखना है शून्य कोटि के लिए सेम होता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के का जो मात्रक है वो सेम होता है शून्य कोटि में भी प्रथम कोटि में भी, सॉरी अगर सांद्रता दिया हो मोल प्रति लीटर में, या फिर सांद्रता दिया हो अगर बार में, तो किसमें के का मात्रक सेम होता है, तो प्रथम कोटि में के का मात्रक जो होता है वो सेम होता है, क्या होता है प्रति सेकेंड होता है। और शून्य कोटि में क्या होता है, शून्य कोटि में के का मात्रक और साथ में अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी मात्रक भी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो देखें, एक कमेंट जरूर करना कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन वीडियो पूरा देख रहा है कौन नहीं देख पा रहा है। तो कुछ लोग शायद वीडियो को डाउनलोड कर ले रहे हैं, तो चलो ठीक बात है, क्योंकि गाँव में या फिर बहुत जगह पर कनेक्शन लो होता है, तो उसको अगर डाउनलोड कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो। और यहाँ तक का वीडियो अगर देखे हो तो जाकर कमेंट जरूर लिखने के बाद कि हाँ सर हम पूरा वीडियो देखे हैं, और जो भी इसमें डाउट हो कन्फ्यूजन हो उसको एक बार जो है कमेंट में लिख देना, हम उसको जवाब दे देंगे, ठीक है। और अब देखो इसमें 3-4 क्लास और लगेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। अब तक लॉकडाउन है तब तक चलते ही रहेगा ये सब, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।